Hello students, good morning. How are you? I wish you well at your homes with your own family. In previous video, I tell you male reproduction system and female reproduction system, and I divide this system in two parts. Male reproduction system is also divided in primary sexual organs and secondary sexual organs, and also female reproduction system is divided in primary and secondary sexual organs. Now we are going to learn about the reproduction system, and here I tell you that why the essential process of reproduction takes place in human beings. Reproduction is a very important and essential process for every living organism, because without reproduction these living organisms are not produce their offsprings, and without offsprings they cannot their species in this nature. If any organism its species in this nature, then it is necessary to done reproduction. तो ध्यान से सुनेंगे कि अगर नेचर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपने आप को जिंदा रखना है, अलाइव रखना है, तो उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो रिप्रोडक्शन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम, और व्हाई इट इज़ नेसेसरी एक्टिविटीज़ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर. नेचर के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करता है, और उसके लिए ये ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन के वो अपनी ना तो स्पीसीज को बचा सकता है, ना ही अपने ऑर्डर को बचा सकता है. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. मैं एक लाइन आपके सामने बोलने जा रहा हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपनी जाति को बचाए रखना चाहता है, अपनी स्पीसीज को बनाए रखना चाहता है, तो उसे सेम टू सेम उसे स्वयं के समान ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोडक्शन करना पड़ेगा. जैसे कि हम सिंपली समझ सकते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, अगर ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, यदि ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये आबादी नहीं बढ़ती. आपके अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो हमारी जो मानव जाति है, ह्यूमन स्पीसीज है, वो अब तक डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती. इसलिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही नेसेसरी होता है. तो देखें रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में मैं लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो नोट करेंगे रिप्रोडक्शन को. एक मिनट, नोट हियर. इट इज वन of the most important activities. It is one of the most
important activities present in या found in living beings in which one organism gives birth to the offsprings ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और इस एक्टिविटी के तहत जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो एक प्राणी जो होता है वो अपनी संतान को जन्म देता है, It is called reproduction। इसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे किसकी? ह्यूमन की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और किसके अंदर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने वाले वो 2 होते हैं। 2 organisms are present in sexual reproduction and every organism contain a gamete, मेल एंड फीमेल। इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं और मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मिनिमम 2 ऑर्गेनिज्म एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? गैमीट्स की। गैमीट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट्स कहाँ से आएंगे और फीमेल गैमीट्स कहाँ से आएंगे? मेल गैमीट्स मेल से मिलेंगे, फीमेल गैमीट्स फीमेल से मिलेंगे। तो यहाँ पर मेल और फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म हो गए ना। तो 2 ऑर्गेनिज्म जब अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल दोनों ही जो गैमीट हो सकते हैं, वो गैमीट्स ओनली 1 ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों गैमीट प्रेजेंट होते हैं, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर गैमीट्स की एसेंशियल नहीं होती है, गैमीट्स हों या ना हों, इसके अदर बहुत सारे टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें कई टाइपों से ये रिप्रोडक्शन हो सकता है। आपकी इसमें क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी फ्रैगमेंट हो सकती है, बाई स्पोर्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये किसी भी प्रकार कई विधियाँ हैं, इसकी कई मेथड्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे देखो अमीबा, इसके अंदर एक सेक्सुअल होता है। युगलीना, इसके अंदर एसेक्सुअल होता है। पैरामीशियम,
इसके अंदर भी एसेक्सुअल होता है। तो ये सब के सब क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अब मल्टी सेलुलर में आप यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन की, क्योंकि हमको रिप्रोडक्शन किसके अंदर स्टडी करना है, ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन की हम यहाँ बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसमें जो सेक्स गैमीट्स होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। गैमीट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, एक मेल हो सकता है और दूसरा फीमेल हो सकता है। इन मेल और फीमेल दोनों से गैमीट्स आते हैं, और दोनों से गैमीट्स कैसे आते हैं, देखो मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म। ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की। तो मेल गैमीट्स का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स कौन से बताए थे अभी आपको प्रीवियस वीडियो में, ओवम। स्पर्म को फॉर्म करने का काम किसका था बताओ, टेस्टिस का। स्पर्म को किसने फॉर्म किया था, टेस्टिस ने, और ओवम को किया था किसने, ओवरी ने। ओवम को फॉर्म करने वाला कौन था, ओवरी था। अब टेस्टिस से जब स्पर्म निकलेंगे तो ये वेजाइना के थ्रू, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपको पता है था कि वेजाइना के थ्रू ये जो स्पर्म होते हैं ये कहाँ पर पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर पहुँचेंगे बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जब पहुँच जाएंगे तो ओवरी से जो एग निकले हैं वो भी कहाँ पहुँचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम दोनों का क्या हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कंजुगेशन हो जाएगा, संयुग्मन हो जाएगा। कंजुगेशन हो जाएगा तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। अब इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज की प्रोसेस होती है, और क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू इससे क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टूला। ये जो ब्लास्टूला बनेगा, ये ब्लास्टूला फैलोपियन ट्यूब से मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करके कहाँ पर पहुँचता है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उनमें जाकर ये वॉल्स से अटैच हो जाता है। वॉल्स से अटैच हो जाता है किसकी वॉल्स के साथ, यूट्रस की वॉल्स के साथ। यहाँ पर जब अटैच हो गया तो ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनाता है, इन्फेंट्स। ये बच्चे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, बच्चे का जन्म होता है। तो देखो मैं कहाँ से लेके चला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या एसेंशियल थे, गैमीट्स थे। और गैमीट्स कहाँ से आए, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे डिफरेंट, कौन कौन से, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के सेक्सुअल जो गैमीट्स हैं उनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मेल गैमीट कौन है, स्पर्म होता है। फीमेल गैमीट कौन है, ओवम होता है। स्पर्म को प्रोडक्शन करने वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस होती है, इससे स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं। और फीमेल जो ग्लैंड है ओवरी, उससे क्या प्रोडक्शन होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। अब ये इस ओवम जो होते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं ओवरी से निकलकर, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। और फैलोपियन ट्यूब में जब ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो उसी टाइम पर अगर कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, कॉपुलेशन की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म जो हैं वो वेजाइना के थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो इनमें कंजुगेशन की प्रोसेस होगी। कंजुगेशन से जाइगोट फॉर्म होगा। अब जाइगोट जब फॉर्म हो जाएगा तो इस जाइगोट में, जाइगोट जो होता है जिसके अंदर ओवम और स्पर्म दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये दोनों सेल एक साथ हो गई। और दोनों सेल जब एक साथ हो जाती हैं तो इसी को बोलते हैं हम जाइगोट। ये डिप्लॉयड होता है। और ये जो स्पर्म और ओवम होते हैं ये होते हैं हैप्लॉयड। ये हैप्लॉयड है,
लेकिन ये क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल्स हैं, यहाँ पर 1 सेल है, यहाँ पर 1 सेल है इसलिए हैप्लॉयड है, और यहाँ पर दोनों सेल एक साथ हो गए हैं इसलिए क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। अब डिप्लॉयड जो है वो जाइगोट है, और जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है इसमें क्या होता है, एक वो डिवीजन होता है, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू इसमें क्लीवेज की प्रोसेस होती है, और क्लीवेज की प्रोसेस किससे क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। और ब्लास्टूला जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करता है, और मूव करके यूट्रस की वॉल्स पर के साथ अटैच हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम जो वॉल्स थी यूट्रस की उसके साथ अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, और एम्ब्रियो डेवलप होकर इन्फेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इन्फेंट्स कंप्लीट हो जाता है तो उसका बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। इस तरह से ये ह्यूमन्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। इसको ह्यूमन्स के अंदर जो प्रोसेस है इसको बाइसेक्सुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल का मीन्स होता है कि यहाँ पर जो सेक्स प्रोसेस है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बाइसेक्सुअल भी मानते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये मैंने आपको बताया है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कितने टाइप से होती है, 2 टाइप से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एसेक्सुअल जो प्रोसेस होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ये हमको नहीं पढ़नी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, और इसमें से हमको केवल ह्यूमन्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। और ह्यूमन्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन सिस्टम विद लेवल डायग्राम आपको एक्सप्लेन किए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा इनका लुकआउट देख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट करने जा रहे हैं हम। तो लिखो, सेक्स ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, आगे लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। और ये कैसी प्रोसेस है, बाइसेक्सुअल। लिख सकते हैं हम यहाँ, इट इज ए बाइसेक्सुअल प्रोसेस। बाइसेक्सुअल क्यों माना है बताओ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म है, जो एक स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और दूसरा ओवम प्रोड्यूस करेगा। ये बाइसेक्सुअल प्रोसेस है इन विच मेल प्रोड्यूस स्पर्म, इसको गैमीट भी बोल सकते थे ना, मेल गैमीट कहते हो चाहे स्पर्म कहते हो। एंड फीमेल क्या करेगा बताओ, फीमेल प्रोड्यूसेस एग्स। इसको आप फीमेल गैमीट बोल सकते हो। एग को क्या बोल सकते हैं हम, फीमेल गैमीट बोल सकते हैं। अब इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या करेगा, नई ऑर्गेनिज्म को बर्थ करेगा। ठीक है ना, तो मैं नोट कर देता हूँ एक लाइन में, द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद द स्पर्म, किस किस के साथ होगा, ऑफ द एग विद स्पर्म। एग का फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो गया, एग और स्पर्म दोनों जब आपस में कंजुगेटेड हुए हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना।
अब क्या बनेगा, प्रोड्यूसेस जाइगोट, क्या बनेगा दोनों से, जाइगोट, प्रोड्यूसेस जाइगोट, प्रोड्यूसेस जाइगोट। और ये जो जाइगोट होगा इसका फिर डेवलपमेंट होगा, विच फर्दर गिव्स राइज ऑफ ए, विच फर्दर गिव्स राइज टू ए, लिखो, टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने पूरी प्रोसेस यहाँ पर एक लाइन में नोट कर दी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, बाइसेक्सुअल प्रोसेस है। ये ह्यूमन के अंदर कैसी प्रोसेस है, बाइसेक्सुअल प्रोसेस है। बाइसेक्सुअल क्यों है, क्योंकि इसमें मेल तो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, मेल गैमीट, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद स्पर्म्स, सॉरी यहाँ से मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड फीमेल, सॉरी एक वर्ड भूल गए हम यहाँ नोट करना, एंड फीमेल। मेल ने तो क्या प्रोड्यूस किए हैं, स्पर्म को, और फीमेल ने क्या प्रोड्यूस किए हैं, एग्स को। और स्पर्म और एग्स दोनों के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म हुआ है, जाइगोट, और जाइगोट फर्दर डिवाइडेड हुआ है, और फर्दर डिवाइडेड होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है बेटा, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें हम कि वो कब रिप्रोड्यूस कर सकता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम केवल यहाँ पर ह्यूमन की बात सोचें तो कोई भी जो ह्यूमन है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कब प्रिपेयर हो जाता है, वो कब रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसके लिए क्या एक फिक्स टाइम होता है, या ऑल ओवर टाइम में वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल को मैच्योर्ड होना पड़ता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल को क्या होना पड़ेगा, वो मैच्योर्ड होना पड़ेगा। और उस मैच्योरिटी के लिए उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस हमको, आपको, सबको दिखाई देते हैं। वो सारे के सारे चेंजेस दिखाई देते हैं और हमको पता चलता है कि अब इसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। अब ये जो एक चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये चेंजेस एक फिक्स एज पर आते हैं, एक फिक्स्ड टाइम पर आते हैं। जो टाइम होता है जिसमें ये रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं, ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आपकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी हैं, मेल में तो स्पर्म है, फीमेल में ओवम है। इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल सकते हैं, इनको हम गैमीट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये जो सेल्स होती हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ में रेडी होती हैं। आपके जीवन काल का एक विशेष फिक्स टाइम का समय आता है जिसमें ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रिपेयर होती हैं। अब वो जो स्पेसिफिक पीरियड जो होता है वो क्या होता है, इस स्पेसिफिक पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। आपकी लाइफ में ये प्रत्येक मनुष्य के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो मेल हो
चाहे वो फीमेल हो। मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उसकी लाइफ में एक स्पेसिफिक पीरियड आता है, टाइम पीरियड आता है। उस टाइम पीरियड में उसकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रिपेयर होती हैं, और जब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रिपेयर हो जाती हैं तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेज होने लगते हैं। उन चेंजेस को हम शो कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, विजिबल चेंजेज होते हैं। वो ये जो बॉडी चेंजेज होते हैं ये विजिबल होते हैं। और उसके मेंटली और आईक्यू उसमें भी चेंज होता है, मानसिक रूप से भी उसका डेवलपमेंट होता है, मेंटली डेवलपमेंट होता है, आईक्यू में डेवलपमेंट होता है, और सेंसेशन भी चेंजेज होती हैं उसकी। सेंसेशन का मतलब उसमें संवेदनाएं भी बदलती हैं। संवेदनाओं का मतलब होता है, सेंसेशंस का मीन्स होता है कि जैसे अगेंस्ट जो सेक्स होता है, यानी कि विपरीत लिंग जो होता है उसके प्रति झुकाव होना, ठीक है ना। जो अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति झुकाव होना, विपरीत लिंग की तरफ झुकना, ये होता है सेंसेशन। ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये जब चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं तो उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं हम प्यूबर्टी। और ये प्यूबर्टी मेल और फीमेल यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के अंदर आती है। इन दोनों के अंदर इस प्यूबर्टी के लिए एक एज लिमिट होती है। जैसे बॉयज़ के अंदर ये जो प्यूबर्टी होती है, ये प्यूबर्टी आती है 12 to 14 ईयर्स में। जब बॉयज़ 12 to 14 ईयर्स के हो जाते हैं तो उस टाइम पर उनकी प्यूबर्टी की पीरियड होता है, और उस टाइम पर उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन होने लगता है। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं ये आपके जो टेस्टिस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है टेस्टिस, उसके अंदर इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि वहाँ पर ये जो ग्लैंड होती है ये स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, और उस हार्मोन्स को हमने बोला था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है। इस हार्मोन्स की वजह से मेल्स के अंदर यानी कि बॉयज के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिक्लेयर्ड होते हैं और ये विजिबल होने लगते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं बॉयज़ के अंदर वो क्या होते हैं, जैसे आप लोगों के दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, आपके चेस्ट पर हेयर्स उग जाते हैं, समझ में आ रही है बात, आपकी छाती पर बाल उग जाते हैं, चेस्ट पर हेयर आ जाते हैं, और आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी कैसी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और आपकी जो वॉइस है वो हैवी होने लगती है, आवाज़ भारी होने लगती है। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी के दौरान बॉयज़ के अंदर विजिबल होते हैं। ठीक इसी प्रकार से गर्ल्स के अंदर भी विजिबल होते हैं। गर्ल्स के अंदर ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कब विजिबल होते हैं, बॉयज़ के अंदर जो एज लिमिट होती है वो 13 to 15 होती है। ध्यान देना दोबारा से, एज लिमिट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़ 13 to 50 ईयर्स। 13 से 15 साल की उम्र में लड़कों के अंदर ये प्यूबर्टी आती है, जबकि लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की उम्र में आ जाती है। ओके, लड़कियों में गर्ल्स के अंदर ये प्यूबर्टी कब आ जाती है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में। और इस एज में गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएट साइकिल के साथ साथ उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ऑयली हो जाती है। उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। प्यूबिस रीजन है वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स गर्ल्स के अंदर भी विजिबल होने लगते हैं। तो अब यहाँ पर हम नोट करने चाह रहे हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है और ये प्यूबर्टी कब कब आती है
और इस प्यूबर्टी का एज लिमिट क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। ये डेफिनेशन आपने रिप्रोडक्शन की नोट कर ली होगी, इसलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते हैं, हेडिंग डालेंगे आप प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी, ठीक है ना। तो प्यूबर्टी को डिफाइन करेंगे, द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स which are responsible for sexual reproduction develops in a specific period, develops in a specific periods, develops in a specific period of life of ये प्यूबर्टी की डेफिनेशन हो गई। अब प्यूबर्टी की डेफिनेशन में आप लोग देखेंगे कि इस प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है, इस प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं नोट करने जा रहा हूँ, मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इस प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो कौन से हैं, सेंसेशंस और इंटेलेक्चुअल एंड मेंटली लेवल्स। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और संवेदनात्मक स्तर पर। संवेदनात्मक स्तर पर तीनों चीज़ें ध्यान में रखना है। संवेदनात्मक स्तर सेंसेशन होता है, ये इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर होता है, मेंटल लेवल्स मानसिक स्तर होता है। इन तीनों स्तरों पर ये जो प्यूबर्टी का टाइम है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो नोट करेंगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड a human, during this period a human being undergoes transformation of his sensation, एंड अपनी जो सेंसेशंस हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और किस में होगा बताओ, एंड हिज इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल और किस में होगा बताओ, मेंटल लेवल्स। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो प्यूबर्टी की एज होती है, इस प्यूबर्टी की एज में जो ह्यूमंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर सेंसेशन एंड इज इंटेलेक्चुअल
और मेंटल लेवल्स पर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। अब क्या परिवर्तन होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ विजिबल चेंजेस होते हैं, वो आपको दिखाई देने लगते हैं, और मेंटली लेवल पर वो समझ जाते हैं कि क्या हमारा अच्छा हो सकता है, क्या हमारा बुरा हो सकता है। इस सारी चीज़ को वो सोचने विचारने के लिए डेवलप हो जाते हैं, वो अपने पराये की पहचान समझ जाते हैं। आगे नहीं बात समझ में, ये मेंटल लेवल से होता है। अब आगे देखते हैं हम, ये जो एज होती है यानी कि प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है, ये कब स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी इन फीमेल्स इज मार्क्ड, प्यूबर्टी इज मार्क्ड इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी होती है वो कब मार्क की जाती है, एज मैंने बताई थी, बताओ, एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। फीमेल के अंदर 12 to 14 ईयर्स, जबकि मैंने बताया था बॉयज़ के अंदर कौन सी एज थी, बताओ, वाइल इन मेल्स, वाइल इन मेल्स दिस एज इज 13 to 15 ईयर्स। मेल के अंदर ये उम्र कितनी पर आती है, 13 से 15 वर्ष की उम्र में, यानी कि लड़कों के अंदर जो प्यूबर्टी के करैक्टर्स होंगे वो 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में होंगे, और गर्ल्स के अंदर जो करैक्टर्स होंगे वो 12 to 14 ईयर्स के अंदर होंगे। अब इस एज में ये जो एज होती है, इन दिस एज, in this age sexual developments, इस एज के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट टू become visible and leads to become visible and leads to sexual maturity, leads to sexual maturity। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखो मैं इसको एक बार आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, हर एक वर्ड की मीनिंग को आप ध्यान से देखो। द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो जनन कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव सेल्स उत्तरदायी होती हैं, डेवलप्स इन ए स्पेसिफिक पीरियड, उनका जो विकास होता है एक निश्चित समय पर होता है, ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एक निश्चित समय होता है, उस समय में इनका विकास होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। क्या बोलेंगे बेटा, प्यूबर्टी, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अंडरगोज, ये जो समय होता है प्यूबर्टी का, इस समय में जो मनुष्य होता है, मानव के अंदर अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होने लगते हैं, ऑफ हिज सेंसेशन, संवेदनात्मक रूप से, एंड हिज इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से, एंड मेंटल लेवल्स, और मानसिक रूप से। संवेदनात्मक रूप से, सेंसेशन, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से, और मेंटल लेवल्स मानसिक रूप से, उसकी चेंजेज होने लगते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्यूबर्टी इज मार्क्ड इन फीमेल्स, प्यूबर्टी जो होती है वो फीमेल्स के अंदर कब देखी जा सकती है, एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स, 12 से 14 वर्ष की उम्र में।
वाइल इन मेल्स, जबकि मेल के अंदर दिस एज इज 13 to 15 ईयर्स, ये उम्र कितनी होती है? 13 से 15 वर्ष के बीच में। इन दिस एज, इस उम्र में सेक्सुअल डेवलपमेंट्स स्टार्ट टू बी बिकम विजिबल, इस उम्र में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, लैंगिक जो विकास होता है बच्चों के अंदर, वो दिखाई देने लगता है। एंड लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, और उनके अंदर लैंगिक परिपक्वता, मैच्योरिटी आने लग जाती है। ये होती है प्यूबर्टी। अब देखो, इस प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स में और बॉयज में जो कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, और उन कैरेक्टर्स के लिए आपकी बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस है जो रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा केमिकल सब्सटेंस है? हार्मोन्स। बॉयज के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, व्हाइल इन फीमेल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Testosterone hormone secreted by testis, male reproductive glands, while estrogen and progesterone hormones are secreted by female glands is called ovary। ठीक है, अब हम इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, और उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन्स कौन से हैं, उन सब को हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ नोट करना। आपने नोट कर लिया होगा। बॉयज़ के अंदर हम इन कैरेक्टर्स को सबसे पहले नोट करते हैं। बॉयज़ के अंदर कौन से सेक्सुअली कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं। ठीक है, देखो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। बॉयज के अंदर प्यूबर्टी के कौन कौन से फीचर होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट, वॉइस। हैवीनेस, जो आपकी आवाज़ होती है वो क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। पहला कैरेक्टर क्या हो गया? वॉइस हैवीनेस, बॉयज की वॉइस हैवी हो जाएगी। दूसरा कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ मस्टेक एंड बियर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मस्टेक एंड बियर्ड। तीसरा कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? तीसरा कैरेक्टर है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स नियर जेनिटल ऑर्गन्स। जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर बाल उगना स्टार्ट हो जाता है। एंड अंडर आर्म्स, एंड अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स कांख,
ठीक है ना। और फोर्थ जो कैरेक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऑयल जो होती है, ऑयलीनेस ऑफ द स्किन, आपकी जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, ऑयलीनेस ऑफ द स्किन। देखो यहाँ पर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लड़कों की जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है और ऑयली होने के कारण उनके चेहरे पर फुंसियाँ निकल आती हैं, चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती हैं ना। तो चेहरे पर जो फुंसियाँ हो जाती हैं वो उनकी प्यूबरिटी का एक करैक्टर होता है और ये फुंसियाँ हमेशा आपके चेहरे पर होने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी आपके चेहरे से कुछ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है ना। तो प्यूबरिटी में ये स्किन के ऊपर डेवलप हो जाते हैं पिंपल्स वगैरह जिनको आप लोग बोलते हो। ये गर्ल्स के अंदर भी हो सकते हैं, बॉयज के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्यूबरिटी के फीचर्स हैं इनको डेवलप करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, अभी मैंने बताया था ना, फॉर दीज फीचर्स विजिबल फीचर्स लिख देते हैं, विजिबल फीचर्स इन बॉयज, ए हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल is called टेस्टोस्टेरोन। और इस हार्मोन को आप मेल सेक्सुअल हार्मोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, मेल सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है ना। और ये मेल सेक्सुअल हार्मोन जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स राइज ड्यू टू दिस हार्मोन। इस हार्मोन के द्वारा ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में से आपको कुछ आपको सामने यहाँ पर विजिबल हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बॉयज़ के अंदर जो प्यूबर्टी के फीचर्स हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी के फीचर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रीस्ट, ठीक है ना, ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रीस्ट। सेकंड कैरेक्टर क्या है इसका, और इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं एंड इंक्रीज इट्स साइज। इनकी जो साइज होती है ना उसमें भी इंक्रीजमेंट हो जाता है। ऑयलनेस, इनकी जो स्किन होती है वो भी कैसी हो जाती है, ऑयली, ऑयलीनेस ऑफ द स्किन। स्किन का क्या हो जाना, ऑयलीनेस हो जाना।
तीसरा जो कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो वही है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स नियर जेनिटल organs and under arms। हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, समझ गए। और क्या हो सकता है, starts the menstruate cycle is marks of the puberty। मेंस्ट्रुएट साइकिल का स्टार्ट होना प्यूबर्टी का इंडिकेशन होता है। तो ये 4 कैरेक्टर हैं और इन कैरेक्टर्स के लिए फीमेल्स में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बताओ। फीमेल्स के अंदर रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, 2 हार्मोन। मैं ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूँ। For these visible features in females, sexual हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर रेस्पॉन्सिबल these features also called secondary sexual characters। ये जो फीचर्स हैं इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। तो ये प्यूबर्टी के फीचर्स हो गए बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, आप इनको नोट करिए। और ये रिप्रोडक्शन के बारे में आपको एक जानकारी यहाँ पर दी गई है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट हो सकता है और रिप्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं और बॉडी में जो चेंजेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन चेंजेस के लिए आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं। ओके, नोट कीजिए।